हेलो, वेलकम टू खानलाई स्टडीज़। पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने सेक्शन 299 और 300 को डिस्कस किया है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। सेक्शन 300 का पनिशमेंट सेक्शन 302 में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इसमें जो है आजीवन कारावास या डेथ पेनाल्टी दी जा सकती है और इसके साथ साथ फाइन भी लगाया जाएगा, दंड भी दिया जाएगा, आर्थिक दंड। तो पहले हम ये देखना है कि किन किन और आईपीसी की कौन कौन सी धाराएं हैं जिसमें कि मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। पहले शुरू की कुछ धाराएं हैं, जैसे सेक्शन 121, 132 एंड 194। ये एक कैटेगरी में रख लीजिए। 121 क्या है? वेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा है अबेटिंग म्यूटिनी, म्यूटिनी को अबेट करना, उकसाना, और जिसके परिणाम स्वरूप म्यूटिनी वास्तव रूप में कारित कर दी जाए। ओनली अबेटिंग म्यूटिनी में डेथ सेंटेंस नहीं है, लेकिन क्या कहता 132? अबेटिंग म्यूटिनी विच इज एक्चुअली कमिटेड, यानी आपने जो अबेटमेंट किया था म्यूटिनी का वो घटित हो गई। तो 121 भी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की चलाना है, और दूसरा है कि विद्रोह को अबेट करना है और जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह कारित हो जाए। तो ये दो धाराएं एक ग्रुप में है, और दूसरा ग्रुप आता है 194। जैसे 194 जो है ये फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड है। फॉल्स एविडेंस कब दी जाए? गिविंग फॉल्स एविडेंस अपॉन विच एन इनोसेंट पर्सन सफर्स डेथ, यानी झूठी साक्ष्य देना और जिस साक्ष्य के आधार पर कोई व्यक्ति जो इनोसेंट है, जो कि अपराधी नहीं है, उसे उसकी मृत्यु कारित हो जाए या उसे डेथ पनिशमेंट दे दी जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। तो ऐसी फॉल्स एविडेंस जिसके आधार पर किसी की मृत्यु कारित हो जाए उसे कहते हैं सेक्शन 194। ये हो गया एविडेंस से रिलेटेड। तो यहां भी डेथ पनिशमेंट है। अब आईपीसी के अन्य मुख्य धाराएं हैं 302 हत्या के लिए, हत्या कारित करने पर 302 के अंतर्गत मृत्यु दंड दिया जा सकता है। पहले 303 में भी मृत्यु दंड था, लेकिन मिट्ठू वर्सेज स्टेट के केस में ये असंवैधानिक धारा घोषित कर दी गई है। 305 में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ एनी इनसेन पर्सन और माइनर और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, यानी वो व्यक्ति जिन्हें अपराध से छूट प्राप्त है, जिनके कृत्य को सामान्य जनरल एक्सेप्शन में जिन्हें एक्सेप्शन दिया गया है,
ऐसे व्यक्ति को जो अपने बारे में जो नहीं जान सकता, जैसा कि आप जानते हैं विच इज रॉन्ग और प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जिसकी समझ डेवलप नहीं है, वो कैटेगरी के लोग इसमें आए हैं, जिसमें एक है इनसेन व्यक्ति, पागल व्यक्ति, माइनर व्यक्ति, और तीसरा है इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। जो व्यक्ति नशे की हालत में है उसे उकसाना कि वो अपनी आत्महत्या कर ले। तो इन तीन तरह के लोगों को उकसाना कि वो अपनी आत्महत्या कर लें, तो ऐसा व्यक्ति मृत्युदंड का अधिकारी है। फिर 307 आइए। 307 के शुरू के जो पार्ट है उसमें तो मृत्युदंड नहीं है, लेकिन उसका एक पार्ट ऐसा है, 307 का अटेम्प्ट, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाना। अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर में आप जानते हैं पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, उसकी सजा क्या है। लेकिन कोई व्यक्ति जो कि आजीवन कारावास से दंडित किया जा चुका है, यदि वो व्यक्ति अटेम्प्ट ऑफ मर्डर करता है और उस अटेम्प्ट में क्षति भी कारित कर देता है, किसी व्यक्ति को हर्ट कॉज कर देता है, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर along with hurt, ये बहुत बारीक चीजें, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर along with hurt of a person which is undergoing imprisonment for life, यानी पहले ही उसे आजीवन कारावास की सजा दी जा चुकी है, उसके बावजूद उसने हत्या का प्रयास किया। तो 307 के इस पार्ट में यहां भी हत्या का मृत्युदंड का प्रावधान है, और फिर 396 जैसा आप जानते हैं डकैती फिर मर्डर। यदि डकैती के दौरान अपराधियों के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या कारित कर दी जाती है, तो यहां पर एक ही पनिशमेंट है और वो है डेथ पनिशमेंट। तो ये प्री में पूछा जाता है ये सेक्शन कौन कौन से हैं। पहले ग्रुप में 121 132, दूसरे ग्रुप में फॉल्स एविडेंस 194, और तीसरे ग्रुप में आ जाएगा 302, 303 अब नहीं है, फिर 305, 307, 302, 305, 307, और फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है डकैती, तो डकैती विद मर्डर 396। ये वो धाराएं हैं जिसमें कि मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। अब सवाल ये उठा है कि क्या ये संवैधानिक है, क्योंकि आईपीसी संविधान के पहले के बनाया गया कानून है, इसकी संवैधानिकता का प्रश्न था कि क्या संविधान के लागू होने के बाद ये मृत्युदंड दिया जा सकता है। ये धाराएं जहां मृत्युदंड दिए गए हैं ये संवैधानिक अब रह गई हैं, ये संविधान से टकराव में आती है। इट इज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऐसा तो नहीं है कि मृत्युदंड जो है व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। तो ये क्वेश्चन उठाया गया था। पहला केस आता है जगमोहन वर्सेस स्टेट। जगमोहन वर्सेस स्टेट में हुआ था, a constitutional bench of the apex court upheld the constitutional validity of death punishment। संवैधानिक पीठ ने इसकी वैधता को बरकरार रखा। तो जगमोहन वर्सेस स्टेट में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। देयर आफ्टर देयर केस बच्चान सिंह केस, बहुत मशहूर केस है, बच्चान सिंह का केस आता है। इसमें कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या हल किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ गाइडलाइन भी दी बच्चान सिंह के केस में डेथ पनिशमेंट के बारे में डिटेल। पहली बात तो कहा गया है कि इन फिक्सिंग द डिग्री ऑफ द पनिशमेंट द कोर्ट शुड नॉट कन्फाइन merely
the circumstances of the case, but also give the consideration to the circumstances of the criminal. अब न्यायालय ने ये सिद्धांत क्या प्रतिपादित किया? ये सिद्धांत ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिग्री ऑफ पनिशमेंट ये कैसे तय किया जाए, यानी कि इसको कितना दंड दिया जाए। क्या इसको तय करने के लिए मियरली जो वाद है उसकी परिस्थितियों को सिर्फ नहीं देखा जाएगा। The court should not confine merely to the circumstances of the case, but the court should consider the circumstances of the criminal. यानी क्रिमिनल अपराधी ने किन परिस्थितियों में अपराध कायद किया, न्यायालय इस पर भी विचार करेगा वाद की परिस्थितियों को देखते हुए। और यहाँ पर कहा गया कि अपराधी जो है उसकी भी परिस्थितियां देखी जाएंगी कि किन परिस्थितियों में उसने अपराध किया, कौन सी कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस थी कि वो ये कार्य करने पर बाध्य हुआ। और ये भी होल्ड कर दिया कि डेथ पनिशमेंट इज नॉट ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 14, अंडर आर्टिकल 19 एंड अंडर आर्टिकल 21। इस बात को जो जगमोहन वर्सेस स्टेट में कहा गया था कि यह संवैधानिक है, यहां भी कह दिया गया कि ये मृत्युदंड जो है धारा अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि सीआरपी की धारा 354 सब क्लास 3 में ये प्रावधान किया गया है कि जहां पर राइट टू हियरिंग है, दूसरे पक्ष को सुनने का अधिकार दिया गया है, तो फेयर ट्रायल के बाद, फेयर हियरिंग देने के बाद ही ये दंड दिया जा सकता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि मृत्युदंड की संतुष्टि उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। यदि सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय ने कोई मृत्युदंड पारित किया गया है तो उस मामले को रेफर किया जाएगा उच्च न्यायालय को, और उच्च न्यायालय सुनवाई करने के बाद यदि उसकी संपुष्टि कर देती है तभी मृत्युदंड लागू होगा। ये जो धारा 354 में सारे प्रावधान किए गए हैं ये गारंटी करते हैं उसकी सुनवाई की। इसलिए भी कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये धारा जो है मृत्युदंड के जो प्रावधान है ये संवैधानिक है। इसके अलावा तीसरा केस आता है, थर्ड केस लीजिए, मच्छी सिंह का केस, थर्ड केस जिसमें गाइडलाइन दिए गए हैं। वो गाइडलाइन जो इंपॉर्टेंट है कि मृत्युदंड देते समय किन किन दिशा निर्देशों का पालन करना है कोर्ट को। नंबर 1, पहली बार ये नियम आया कि ग्रेवेस्ट यानी अति गंभीरतम मामले ही में मृत्युदंड दी जाएगी। The death punishment need not be inflicted except in gravest cases. दूसरा कहा कि before opting for the death sentence, the circumstances of the criminal also required to be taken into consideration along with the circumstances of the crime. ये वही पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है जो बचान सिंह के केस में कहा गया था। यदि न्यायालय मृत्युदंड पर पहुंचता है, किसी सजा मृत्युदंड दी जाए, तो उस पर पहुंचने के लिए न्यायालय को वाद की परिस्थितियों को देखना चाहिए। उसके साथ साथ अपराधी व्यक्ति जो कन्विक्ट है रिक्वायर्ड टू टेकन इनटू द कंसिडरेशन along with the circumstances of the crime. किन परिस्थितियों में यह अपराध किया गया इस पर भी विचार करना पड़ेगा। तो पहला आया द ग्रेवेस्ट केसेस, दूसरा आ गया है कि सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि सर्कमस्टेंसेस ऑफ द क्राइम, क्राइम की परिस्थितियां क्या थी। तीसरा पॉइंट आता है कि आजीवन कारावास एक नियम है और मृत्युदंड अपवाद है।
यानी मृत्युदंड को अपवाद के रूप में ही ग्रांट करना चाहिए। सामान्य रूप से जहां यह ऑप्शन दिया गया है, जैसे 302 में दिया गया है कि आजीवन कारावास या मृत्यु और फाइन या दोनों, तो जहां ऑप्शन है, जहां न्यायालय के पास विकल्प है, तो वहां पर कहा गया कि ये जो आजीवन कारावास है ये तो एक नियम है और मृत्युदंड अपवाद स्वरूप ही दिया जाएगा। लास्ट में कह दिया गया कि देयर मस्ट बी ए बैलेंस शीट। न्यायालय को वो तथ्य रखने चाहिए एक पेज पर, वो तथ्य जो वाद के तथ्य हैं, जिन परिस्थितियों में ये जो अपराध किया गया है उसके बारे में, यानी वो तथ्य, और जो दूसरे तथ्य हैं, यानी अपराध किन परिस्थितियों में किया गया। यानी इसमें ऐसे तथ्य, पहले वो आपको तथ्य निकालना है कि जो कि ये एग्रेवेटेड, जो कि मामले को गंभीर बनाते हैं, विच एग्रेवेटिंग द फैक्ट विच एग्रेवेटिंग द क्राइम, वो तथ्य जो मामले को गंभीर बनाते हैं, और वो परिस्थितियां जो मामले को कहते हैं मिटिगेटिंग, कम करते हैं, गंभीरता जिसकी कम करते हैं। तो एक पेज पर आप वो लिखेंगे कि गंभीरता जिससे मामले की बढ़ती है, और दूसरे पेज पर हम ये लिखेंगे कि वो परिस्थितियां क्या थी जिससे कि ये मामले की गंभीरता जिससे कम होती है। तो किसे अंग्रेजी में कहते हैं एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस, और दूसरा पॉइंट है मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस। ये दोनों को मिला करके पढ़ें और उसके बाद जो है फिर किसी विकल्प को न्यायालय चुनेगा। बचान सिंह का जो केस था उसमें कुछ परिस्थितियां बताई गई हैं कि कौन सी परिस्थितियां हैं जो एग्रेवेटिंग है। नंबर 1, द मर्डर हैज बीन कमिटेड विद द प्रीवियस प्लानिंग एंड ब्रूटलिटी। यानी हत्या जो कारित की गई है वो कैसी है, प्रीवियस प्लानिंग, बहुत सोच समझ के नियोजन तैयार करके और क्रूरता पूर्वक की गई, यानी एग्रेवेटिंग फॉर्म है, जिससे बाद मामले की गंभीरता बढ़ती है। इफ द मर्डर इन्वॉल्व्स एक्सेप्शनल डिप्रेविटी, यानी किसी जो विक्टिम है उसको गंभीर रूप से बहुत सी चीजों से वंचित कर देता है, डिप्रेविटी। मर्डर इन्वॉल्व्स एक्सेप्शनल डिप्रेविटी, तो ये कहता है मामले को गंभीर बनाएगा। और तीसरा दिया है, इफ द मर्डर ऑफ ए मेंबर ऑफ एनी आर्म्ड फोर्सेस, यानी सेना के किसी व्यक्ति का हत्या, या मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स ऑफ एनी स्टेट, और द मर्डर ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट। And it was committed while such member was on duty, यानी आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, पब्लिक सर्वेंट की हत्या जबकि वो अपनी कर्तव्य निभा रहे थे, while they were on the duty, और वो ड्यूटी पे थे, या they were discharging duties, यानी हत्या उस समय की गई जब वो अपने कर्तव्यों को निभा रहे थे, कोई एक्शन ले रहे थे, किसी की संपत्ति की गांव में कुर्की करने गए, किसी अपराधी को पकड़ने गए और पता चला अपराधी ने उसकी हत्या कर दी। तो लॉफुल ड्यूटीज पब्लिक सर्वेंट के एक्ट अगेंस्ट किसी अभियुक्त को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी नहीं है, और यदि ये अलाउ कर दिया गया उसे हत्या के दंड से दंडित न किया जाए तो लोग इस पर और आगे बढ़ और ज्यादा अपराध कारित करेंगे। इसलिए आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, पब्लिक सर्वेंट
कि हत्या के मामले, इसे कहा गया है ये गंभीर मामले हैं, ये एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस हैं। इसी तरह ऐसा कोई व्यक्ति जो कि पब्लिक सर्वेंट को या किसी मजिस्ट्रेट को सहायता दे रहा था, जिसकी सहायता लोक सेवक ने मांगी थी, उसकी हत्या, वो भी इसी में शामिल है। ये भी एग्रेवेटिंग फॉर्म है। तो ये आपने देखा 4 पॉइंट ऐसे हो गए जो कि मामले की गंभीरता को बढ़ाने वाले बिंदु हैं। कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं कि वो तथ्य हैं जिनसे आप विचार करेंगे जो मामले की गंभीरता को कम करते हैं, विच आर मिटिगेटिंग फैक्टर्स। मिटिगेटिंग फैक्टर्स क्या है? The offense was committed under extreme influence of mental and emotional disturbance. कोई व्यक्ति मानसिक रूप से डिस्टर्ब चल रहा है, डिप्रेस, जैसे आजकल एक बीमारी चली है डिप्रेशन की। तो मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस के दौरान यदि कोई अपराध किसी ने कर दिया है तो ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस। जैसे आपने 302 के अपवाद में देखा, ए पर्सन हैज लॉस्ट हिज सेल्फ कंट्रोल ऑन ए ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। जब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के आधार पर अपना आत्मनियंत्रण खो बैठता है और किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है उसी क्षण, तो उसका कृत्य कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर की कैटेगरी से बाहर हो जाता है और वो धारा 299 में चला जाता है। तो यही कहा जा रहा है मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस। फिर देखिए, इफ द ऑफेंस इज यंग, ऑफेंडर क्या है, अपराधी कैसा है, अभी यंग है, नाबालिग तो नहीं कहेंगे, नाबालिग के लिए तो लॉ अलग है, यह बहुत बूढ़ा है, इसके बारे में कहा गया शैल नॉट बी गिवन डेथ पनिशमेंट, इसे रिफॉर्म करने का अवसर मिलना चाहिए। और बूढ़ा आदमी जो स्वयं ही मृत्यु के कगार पर होगा उसको मृत्युदंड देने से कोई फायदा नहीं, यानी समाज में कोई भी संदेश नहीं जाएगा, कोई मैसेज नहीं जाएगा। तो ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी में ये आ गया कि यंग पीपुल, ओल्ड पीपुल, इनके लिए मृत्युदंड नहीं होना चाहिए। तीसरा बात कहा गया कि क्या न्यायालय देखिएगा कि संभावनाएं क्या है, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज। क्या अपराधी के सुधरने की संभावना है, इन परिस्थितियों पर भी विचार करेंगे। द प्रोबेबिलिटी द एक्यूज्ड कैन बी रिफॉर्म्ड, यदि ऐसी संभावना है तो यह भी एक मिटिगेटिंग फैक्टर है। अगला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्यूज ने जो कार्य किया है, द एक्यूज एक्टेड अंडर ड्यूरेस, दबाव में कार्य किया है, किसी के अंदर द डोमिनेशन ऑफ अदर, कोई उसे डोमिनेट कर रहा था, तो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन था, कोई व्यक्ति उसे डोमिनेट कर रहा था, उस पर प्रभावी हो रहा था, उसके दबाव में उसने यह कार्य किया है। तो ये भी एक मिटिगेटिंग फैक्टर है। अगला देखिए, द एक्यूज वाज मेंटली डिफेक्टिव, मेंटल डिफेक्ट था, जिसके बहुत से संभावनाएं हैं मेंटल डिफेक्ट के, हमने बताया आपने, डिप्रेशन है, या अगर इंसेन है तो इंसैनिटी उसका पूरा बचाव करेगी। लेकिन यहाँ उस इंसैनिटी को नहीं लिया है, इंसैनिटी में तो उसे एग्जेम्पशन जनरल एक्सेप्शन में प्राप्त ही है, लेकिन यहां भी कह गया कि उसकी मेंटल फैकल्टी डिफेक्टिव है, बौद्धिक रूप से उसमें कोई कमी है और इस कारण से उसने जो है वो गलत और सही का निर्णय नहीं कर सका और उसने हत्या कारित कर दी किसी की।
तो ये दीज आर दी सर्कमस्टेंसेस, ये सारी वो परिस्थितियां हैं जो बैलेंस शीट बताती हैं, या अभी बताया गया है माछी सिंह के केस में, देयर मस्ट बी ए बैलेंस शीट ऑफ एग्रेवेटिंग फैक्टर्स एंड मिटिगेटिंग फैक्टर्स। तो दीज आर दी, ये बचान सिंह के केस में बता दिया गया है कि कौन से तथ्य ऐसे हैं जो मामले की गंभीरता को बढ़ाते हैं, कौन से तथ्य ऐसे हैं जो मामले की गंभीरता को कम करते हैं। इन दोनों को सामने रखने के बाद ही न्यायालय को कोई विकल्प पर पहुंचना चाहिए, यानी कि उसे आजीवन कारावास देना है या उसे मृत्युदंड देना है। 354(3) जैसे मैंने बताया सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है कि जजमेंट मस्ट बी रेफर्ड, मस्ट बी गिवन ए स्पेशल रीजंस। आप स्पेशल रीजन देंगे, ये 354(3) में दिया गया है कि वो कौन कारण है कि आप इस विकल्प पर पहुंच रहे हैं। सारे रीजन देने के पश्चात ही आप मृत्युदंड जाएंगे। इसी 354(3) को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि ये धारा जो मृत्युदंड की पनिशमेंट है, ये संवैधानिक पनिशमेंट है। ये शॉर्ट नोट भी आता है, आपके समझने के लिए आवश्यक है। आजीवन कारावास के बारे में जाइए। आजीवन कारावास क्या है? पहले आईपीसी में इसकी जगह था ट्रांसपोर्टेशन, यानी जिला वतनी, देश निकाला, किसी को देश से बाहर अंग्रेज कर देते थे। फिर उसे अमेंड कर दिया गया कि जहाँ जहाँ ट्रांसपोर्टेशन है फॉर लाइफ, अब वहाँ पर हो जाएगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। जहाँ जहाँ ट्रांसपोर्टेशन वर्ड यूज है वहाँ हो जाएगा रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ। और ये आजीवन कारावास जो होता है इसकी कोई मियाद नहीं होती। रूल क्या है? रूल क्या है? आजीवन के मीन्स समस्त जीवन, पूरी लाइफ उसे जेल में रहना है। स्टेट वर्सेस रतन सिंह के केस में इसमें भी कुछ बातें कही गई हैं। नंबर 1, वही बात, द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ डज नॉट एक्सपायर ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स। जो कहा जाता है 20 साल में समाप्त हो जाती, नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह रहे 20 ईयर्स के पूरा होने पर ऑटोमेटिक आजीवन कारावास समाप्त नहीं होगा, अनलेस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चूजेस टू रिमिट द सेंटेंस अंडर सेक्शन 432 सीआरपीसी। रिमिटेंस, अपराध को, दंड को कम करने का अधिकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को प्राप्त है। यदि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये निष्कर्ष पहुंचती है कि आजीवन कारावास की सजा जो है, इसकी सजा 20 साल में समाप्त मानी जाए, तब जाके 20 ईयर्स होगा। The appropriate government has got the discretion to remit or refuse to remit the sentence. Appropriate government को यह अधिकार है कि वो इस दंड को कम कर सके या कम करने से इनकार कर दे। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नो रिट कैन बी इशूड टू डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू रिलीज द एक्यूज्ड। किसी की सजा कम करने के लिए राज्य के विरुद्ध कोई रिट याचिका प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परिभाषा देख लीजिएगा कि जहां जहां राज्य के कानून का सवाल है उस संबंध में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगी। जहां सेंट्रल लॉज हैं, केंद्रीय कानून का हनन हुआ है, उस संबंध में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। वो सेक्शन देख लेंगे, सेक्शन 431, 432, 401, कई धाराएं हैं, वो मिला के आपको पढ़ना पड़ेगा, जो दंड एक पनिशमेंट क्लास है। ये आजीवन कारावास के बारे में ये वीडियो आपका रहा, क्योंकि अब डेथ सेंटेंस के केसेस यहाँ पर लगभग खत्म हो रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हत्या क्लियर हो गई होगी। 3 वीडियोज मर्डर पर हैं, अरे 299, 300 पर हैं, और इसके बाद ये आज लास्ट उससे रिलेटेड वीडियो था जो हमने आपके सामने रखा है कि संवैधानिकता, मृत्युदंड की संवैधानिकता
और मृत्युदंड कब दिया जाएगा, किन परिस्थितियों में दिया जाएगा, उसके संबंध में क्या गाइडलाइन है, वो भी आपके सामने रखा गया है। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो तथ्य समझ में आए होंगे। इसे आप रिवाइज करें। दीज आर दी क्वेश्चन दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर द जुडिशियल सर्विसेज। थैंक यू।